Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th December 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about the 129th Constitutional Amendment Bill. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 Polity and Governance point of view. सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, क्योंकि ये बिल उसी से रिलेटेड है। साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन भी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देश के अंदर लोकसभा के इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस और लोकल बॉडीज के इलेक्शंस एक साथ कराए जाने चाहिए। और इस कॉन्सेप्ट को वैसे तो काफ़ी पहले प्रपोज किया गया, जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है उसमें भी जो कोर पार्टी है बीजेपी, उनका वन ऑफ द कोर एजेंडा है साइमल्टेनियस इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करना। बट सरकार ने सितंबर 2023 में यानी कि पिछले साल एक कमेटी बनाई हेडेड बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी, और इस कमेटी को काम दिया गया टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया मार्च 2024 में। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन संभव है, पॉसिबल है। इस कमेटी का रिकमेंडेशन के हिसाब से लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, और जो लोकल बॉडीज हैं उनके इलेक्शन इस मेन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के 100 दिन के भीतर होने चाहिए, सिंक्रोनाइज तरीके से। तो आज हो गया मान लीजिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, या एक फेज में हो गया, उसके 100 दिन के अंदर फिर लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हो जाने चाहिए। बट इस कमेटी ने सजेस्ट किया कि इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए संविधान में कम से कम 15 ऐसे जगह होंगे जहां पे अमेंडमेंट करने की जरूरत होगी। आखिर साइमल्टेनियस इलेक्शन लाना क्यों चाहती है हमारी सरकार? क्योंकि एक साथ अगर सारे इलेक्शंस हो जाएंगे तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगा, और सरकार को बार बार अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस के लिए फिर फोकस नहीं करना होगा। एक बार में इलेक्शन हो जाएगा तो 5 साल तक सरकारें अपना काम कर पाएंगी, तो गवर्नेंस इंप्रूव होगा और जनता भी वोटर टर्नआउट ज़्यादा होगा, क्योंकि लोगों को भी लगेगा कि चलिए 5 साल में एक बार इलेक्शन आया है तो जाकर के वोट कर देते। अदरवाइज कभी लोकसभा का इलेक्शन, कभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, कभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन, सो दैट समटाइम्स लिमिट्स वोटर टर्नआउट। बाकी साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसके प्रोज क्या हो सकते हैं, कॉन्स यानी कि नेगेटिव क्या हो सकते हैं, वो डिटेल में हमने देखा है इन आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 19 सितंबर। तो आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन के प्रोज एंड कॉन्स को देखना है तो आप वो दिन का न्यूज़पेपर एनालिसिस देख सकते हैं। वी विल बी टेकिंग अप द करंट डेवलपमेंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सरकार ने अब लोकसभा के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रखा है, एंड दिस विड बी 129th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इस बिल का मुख्य मकसद है साइमल्टेनियस इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना। बट जिस तरीके से रामनाथ कोविंद पैनल ने रिकमेंडेशंस दिए थे, उससे थोड़ा अलग तरीके से ये बिल साइमल्टेनियस इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पे इस बिल की मदद से फोकस विल बी जस्ट ऑन सिंक्रोनाइजिंग लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शन। इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अभी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस को इंक्लूड नहीं किया गया है, उनका साइकिल वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। बट लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस सिंक्रोनाइज हो जाए, यानी कि भारत के अलग अलग स्टेट्स में जहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और लोकसभा के इलेक्शंस एक साथ हों, और इसके लिए सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नंबर 129 रखा है अभी लोकसभा के अंदर। अगर ये बिल पास भी हो जाता है तब भी इट विल गेट इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर 2034 एज पर द बिल। की प्रपोजल है कि 18th एंड 19th लोकसभा कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फिर 2034 से साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए। बट ये वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले तो हमें संविधान में अमेंडमेंट करना होगा, और उसके बाद एज पर अ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन विल गेट इम्प्लीमेंटेड। ये जो 129th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, इसकी मदद से एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया जाएगा, आर्टिकल 82A,
साथ ही साथ 3 एग्जिस्टिंग जो आर्टिकल हैं संविधान के अंदर उनको चेंज किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा। तो देखते हैं ये जो 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है ये कहाँ कहाँ पे बदलाव लाएगा अगर ये पास हो जाता है तो इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। एक नया आर्टिकल आर्टिकल 82A इंसर्ट किया जाएगा एंड दिस आर्टिकल विल प्रोवाइड फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन टू लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आर्टिकल 82 टॉक्स अबाउट डिलिमिटेशन और फिर 82A ऐड कर दिया गया है, किया जाएगा विथ हेल्प ऑफ दिस बिल दैट टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। उसके अलावा आर्टिकल 83 विथ डील्स विद ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। एक बार लोकसभा का अगर चुनाव हो जाए तो 5 साल के लिए उसका टर्म रहता है, उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, इस बिल के मदद से किए जाएंगे। 5 साल का ही टर्म रहेगा लोकसभा का। अगर बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो जो नई लोकसभा आएगी वो फिर 5 साल के लिए चुनी जाएगी। तो अभी भी वही है, बस इस बिल की मदद से आर्टिकल 83 में अमेंड करके ये लिखा जाएगा कि डिस्पाइट द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन द टर्म ऑफ लोकसभा विल रिमेन फॉर 5 years and if Lok Sabha dissolves in premature fashion then the newly elected Lok Sabha will continue for 5 years। तो पहले भी यही था, बस यहाँ पे साफ साफ लिख दिया जाएगा कि डिस्पाइट दिस अमेंडमेंट लोकसभा विल कंटिन्यू टू हैव इट्स टर्म ऑफ 5 years। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के टर्म्स में फिर बदलाव किए गए हैं और उसके लिए आर्टिकल 172 को अमेंड किया जाएगा। तो मान लीजिए कि 2034 में एक बार में सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस और लोकसभा के इलेक्शंस कराए गए। अब अगला इलेक्शन होना होगा 2039 में, बट उसके पहले किसी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। जैसे असम के अंदर मान लीजिए कि 2036 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है क्योंकि जो पार्टी पावर में थी उसके पास फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेजॉरिटी बचा नहीं क्योंकि कोलिशन की सरकार थी। आई जस्ट होप कि यू आर एबल टू इमेजिन दिस सिचुएशन। तो उस केस में प्री मच्योर तरीके से अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो फिर नया इलेक्शन कराया जाएगा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चुनी जाएगी वो फिर रिमेनिंग टर्म के लिए ही होगी, यानी कि वो 2036 से लेकर के 2039 तक के लिए ही होगी। तभी तो जाकर के वो साइकिल मेंटेन हो पाएगा कि अगला इलेक्शन फिर से 2039 में 2039 में लोकसभा और सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग असम का कराया जाए। तो आर्टिकल 172 में बदलाव किए गए हैं as per the proposal of this constitutional amendment bill, duration of state legislature में if the state assembly are held mid-term then the assembly duration will align with the next general election। यानी कि मान लीजिए कि 2034 के बाद अगला इलेक्शन होना था 2039 में, बट मिड टर्म इलेक्शंस हो गए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को 2036 में, तो जो इलेक्टेड असेंबली होगी इसका ड्यूरेशन बस उतने ही टाइम के लिए होगा जब तक कि नया जनरल इलेक्शन ना हो जाए। यानी कि जो नई इलेक्टेड असेंबली होगी ये 2036 से लेकर के 2039 तक ही फंक्शनल रहेगी। सो विद दिस देयर वुड बी इन सम केसेस curtailment of the new legislative assembly in order to keep it in cycle with the Lok Sabha election cycle, keep it synchronous with Lok Sabha election cycle। उसके अलावा आर्टिकल 327 which talks about power of parliament to make provision with respect to election of legislatures, यहाँ पे भी थोड़े बदलाव किए जाएंगे एज पर दिस न्यू अमेंडमेंट बिल एंड इलेक्शन कमीशन विल हैव फाइनल अथॉरिटी टू रिकमेंड द पोस्टपोनमेंट ऑफ असेंबली इलेक्शन, किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस इन ऑर्डर अलाइन अलाइन देम विथ लोकसभा इलेक्शंस। तो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को पोस्टपोन करेंगे या फिर उनके आदेश से, प्रेसिडेंट का आदेश होगा ताकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन जो है लोकसभा इलेक्शंस के साथ अलाइन हो जाए, बट दैट विल बी डन ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स में अमेंडमेंट होंगे, एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया जाएगा 82A, बट लोकसभा का टर्म 5 साल का ही रहेगा और अगर फ्रेश इलेक्शन होता है
तो इफ लोकसभा डिजॉल्व्स अर्ली, फ्रेश इलेक्शन विल रिसेट लोकसभा टर्म फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स ओनली। तो लोकसभा 5 साल के लिए रहेगा, बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस जब होंगे अगर मिड टर्म, तो उसको फिर ऐसे ही रखा जाएगा, उसके टर्म उतने ही दिए जाएंगे जिससे वो लोकसभा के इलेक्शन साइकिल को मैच कर पाए। तो इसके लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म जो है वो कभी कर्टेल भी हो सकता है, कभी कभार थोड़ा सा एक्सटेंडेड भी हो सकता है, इन ऑर्डर टू कीप इट सिंक्रोनस विथ लोकसभा इलेक्शन साइकिल। अब ये जो 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, इसको पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। इसको पास किया जाएगा एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी इन द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, एंड साथ ही साथ इट नीड्स टू बी रेटिफाइड बाय सिंपल मेजॉरिटी बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये 129th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के साथ साथ एक और बिल रखा गया है। ये अमेंडमेंट बिल नहीं है, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल है, यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2024. It proposes to make changes in government of UT Act. तो जो भी यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडी है, जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, इनके लेजिस्लेचर का इलेक्शन भी अलाइन किया जाना है इन लाइन विथ लोकसभा इलेक्शन। तो वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट में सिर्फ स्टेट्स के नहीं, इवन यूनियन टेरिटरी जहाँ के लेजिस्लेचर्स हैं, उनके साइकिल को भी लोकसभा इलेक्शन के साइकिल के साथ अलाइन किया जाना है, एंड फॉर दैट रीजन अनदर बिल हैज बीन प्रेजेंटेड इन लोकसभा। तो यू कैन सी टू, द गवर्नमेंट हैज कम अप विथ टू bills. First, for the simultaneous poll, and second, changes in an ordinary circumstances. These changes can take in ordinary circumstances. I'm so sorry, ये वाला point नहीं है. The second bill is with respect to union territories. यहाँ पे ये बात लिखी गई. The second bill aims to bring the sync of union territories elections in line with Lok Sabha election cycle. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व फॉर द यूएस. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. तो करंट न्यूज जानने से पहले एक बार पूरा डिटेल में देख लेते हैं कि बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है, एंड देन विल कम टू द करंट डेवलपमेंट. देखिए, सबसे पहले समझते हैं डिजिटल करेंसी के बारे में. हमारे वॉलेट के अंदर जो करेंसी है वो क्या है? फिएट करेंसी, या उसको हम लोग फिजिकल करेंसी कह सकते हैं. 500 का नोट एक फिजिकल करेंसी है जिसको हम टच कर सकते हैं. ठीक है. अब इमेजिन कीजिए कि इस 500 के नोट के बदले हमारे मोबाइल में किसी एक पर्टिकुलर ऐप या एक सिस्टम के अंदर 500 का एक डिजिटल कूपन पड़ा होता जिसकी वैल्यू 500 के नोट के बराबर होती. तो उसको कहा जाता है डिजिटल करेंसी. तो इस तरीके से आजकल जमाना आ रहा है डिजिटल करेंसीज का, जहां पे फिजिकल करेंसीज ना होकर के डिजिटल करेंसीज हो रहे हैं इन अ सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. तो डिजिटल करेंसी इज available and transacted in electronic format. They are stored and transacted only through designated software and through a dedicated network. अब आप कहेंगे कि सर, हाउ इज दिस डिजिटल करेंसी डिफरेंट फ्रॉम द यूपीआई दैट वी डू? देखिए, जब हम लोग यूपीआई करते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं. जैसे मैंने खुद के अकाउंट से आपके अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए, तो मेरे बैंक को आपके बैंक को 10,000 रुपये फिजिकल फॉर्मेट ट्रांजैक्शन करने होंगे या देने होंगे बिहाइंड द सीन. वो आपस में उनका ट्रांजैक्शन चलता रहेगा. मतलब यूपीआई इज जस्ट एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम which does away the need of फिजिकल एक्सचेंज ऑफ करेंसी बिटवीन टू इंडिविजुअल्स. मुझे आपको 10,000 रुपये देने हैं तो मैं 10,000 एटीएम से निकालूं और फिर आपको दूं. इससे अच्छा है कि मेरे अकाउंट से सीधा सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर दिखा दिया, बट बैकएंड पे मेरा बैंक आपके बैंक को 10,000 रुपये देगा. दैट इज द आइडिया बिहाइंड यूपीआई. तो यूपीआई इज नॉट डिजिटल करेंसी. यूपीआई के केस में भी बैकएंड में फिजिकल करेंसी का ट्रांजैक्शन हो रहा है.
बट डिजिटल करेंसी में कैसा है कि rather than they are having फिजिकल करेंसी, एक पूरा पूरा एक डिजिटल वॉलेट रहता है, एक डिजिटल सिस्टम रहता है जिसमें 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 पड़े रहेंगे और उसमें से कुछ एक अमाउंट हम लोग एक डिजिटल वॉलेट से दूसरे डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ये बात अच्छे से समझना बहुत जरूरी है कि जो ऑनलाइन पेमेंट हम करते हैं दैट इज नॉट डिजिटल करेंसी, दैट इज नॉट डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी इज डिफरेंट। ऑनलाइन पेमेंट के केस में भी फिजिकल करेंसी का ट्रांजैक्शन बैकएंड में थ्योरेटिकली हो रहा है, बट जब हम डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो डिजिटल करेंसी इज इन अ सेपरेट डेडिकेटेड सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं डिजिटल वॉलेट, विच विल बी अप्रूव्ड बाय सेंट्रलाइज्ड एजेंसी, जैसे हमारे केस में आरबीआई। और 500 का नोट के बदले में 500 का हमारे पास डिजिटल करेंसी होगा जो हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो मुझे अगर आपको 10,000 रुपये देने हैं तो मैं 5-500 के 20 डिजिटल करेंसी आपको दे दूंगा और बैकएंड पे मेरे बैंक को कुछ भी नहीं देना होगा आपके बैंक को। दैट इज डिजिटल करेंसी। अब डिजिटल करेंसी जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज स्टोर्ड एंड ट्रांजैक्टेड थ्रू अ डेडिकेटेड सिस्टम इन अ वेरी सिक्योर्ड मैनर। अब डिजिटल करेंसीज दो तरीके की होती हैं। एक होती हैं सेंट्रलाइज डिजिटल करेंसीज जिसको कोई एक सेंट्रल एजेंसी रेगुलेट करती है, रन करती है, जैसे भारत के केस में ई रूपी, इलेक्ट्रॉनिक रूपी, विच इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। और दूसरे होते हैं प्राइवेट डिजिटल करेंसीज। इनको क्रिप्टो करेंसीज भी कहते हैं क्योंकि इनको रेगुलेट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है क्रिप्टोग्राफी की, इनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि इनका कॉपी ना हो, इनका काउंटरफीट या डुप्लीकेट ना बने। तो उसके लिए कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, तो इसके लिए सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है क्रिप्टो करेंसी। सो आप कह सकते हैं कि डिजिटल करेंसीज दो हैं, सरकारी एंड प्राइवेट। प्राइवेट डिजिटल करेंसीज को हम लोग कभी कभार क्रिप्टो करेंसीज भी कह देते हैं। इनके एग्जांपल हो सकते हैं बिटकॉइन, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन एंड ऑल। दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। थोड़ा सा भारत का जो डिजिटल करेंसी है ई रूपी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसको लॉन्च किया था आरबीआई ने इन 2022 दिसंबर। धीरे धीरे इसको प्रमोट कर रहे हैं। दिस ई रूपी या इसका दूसरा नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इट इज सेम एज फिएट करेंसी। फिएट करेंसी मतलब ये फिजिकल करेंसी एंड ऑल रिलीज्ड बाय आरबीआई ऑन ऑथराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट इज एक्सचेंजेबल ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू द फिएट करेंसी। जैसे 1 रुपए का ई रूपी कैन बी एक्सचेंज फॉर 1 इंडियन रूपी। दोनों में बस अंतर यही है कि फॉर्म इज डिफरेंट, एक डिजिटल फॉर्मेट में है, एक फिजिकल फॉर्मेट में। ये हमारे फिजिकल वॉलेट में रखा हुआ है, हमारे जेब में पड़ा हुआ है। ये जो हमारे मोबाइल के अंदर डिजिटल वॉलेट होगा उसमें पड़ा होगा। एंड इट कैन बी एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट एंड सेफ स्टोर फॉर वैल्यू। तो इसकी अपनी एक वैल्यू है। 1 रुपए का ई रूपी विल हैव वैल्यू ऑफ 1 रुपए का इंडियन रूपी। सिमिलरली 500 रुपए ई रूपी का वैल्यू होगा 500 रुपए के नोट के बराबर। सो डिजिटल वर्सेस फिजिकल रूपी की बात की जाए तो रिटेल डिजिटल रूपी इज सिमिलर टू फिजिकल रूपी दैट वी होल्ड इन आवर वॉलेट, जस्ट दैट द ई रूपी इज इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड in a digital wallet which is under overall surveillance of RBI। and RBI ने क्या किया है, UPI, RBI डायरेक्टेड बैंक्स टू मेक UPI एंड CBDC इंटरऑपरेबल। मतलब अब UPI की मदद से आपके अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं, उसमें से 5,000 आप पेमेंट करके 5,000 का ई रूपी खरीद सकते हैं। तो UPI की मदद से आप ट्रांसफर करके 5,000 रुपए अपने बैंक को दे करके 5,000 का ई रूपी खरीद सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ आरबीआई डायरेक्टेड बैंक्स टू मेक यूपीआई एंड सीबीडीसी इंटरऑपरेबल। अब हम लोग आते हैं प्राइवेट डिजिटल करेंसीज के ऊपर। देखिए, अभी गवर्नमेंट बेस्ड या सेंट्रल बैंक द्वारा रेगुलेटेड जो डिजिटल करेंसीज होते हैं उनको तो वो सेंट्रल बैंक मॉनिटर कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, उसकी कहीं काउंटर फीटिंग ना हो, कहीं उसका नकली वर्जन ना बनाया जाए, फर्जी वर्जन ना बनाया जाए। बट प्राइवेट डिजिटल करेंसीज भी होती हैं विच आर नॉट रेगुलेटेड बाय एनी अथॉरिटी एंड दे आर
रिस्ट्रिक्टेड, कि उनकी कहीं काउंटरफीटिंग ना हो, थ्रू अ टेक्नोलॉजी, इसका नाम है क्रिप्टोग्राफी, एंड दैट इज वाई दे आर समटाइम्स नोन एज क्रिप्टो करेंसीज, एंड दे आर नॉट अंडर एनी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। इनका एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा, बिटकॉइन, डॉजकॉइन, रिपल, एथरियम एंड ऑल। अब इससे एक बात समझ आ गई कि not all cryptocurrencies are you see, all cryptocurrencies are digital currencies but not all digital currencies are cryptocurrencies, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि डिजिटल करेंसीज मेनली दो टाइप की हो गई, गवर्नमेंट रेगुलेटेड एंड क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज मतलब प्राइवेट डिजिटल करेंसीज, ठीक है, यही बात यहां लिखी है। दोनों के बीच का अंतर देख ले तो जो सेंट्रलाइज डिजिटल करेंसीज होती हैं, दे आर सेंट्रलाइज्ड और रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट, फुल्ली रेगुलेटेड। इनमें कोई एनोनिमिटी नहीं होती कि कौन रिलीज किया, कैसे ट्रांजैक्शन होगा। दे आर स्टेबल, उनका प्राइस जो है फिक्स्ड रहता है। दे आर लिंक्ड विद द फिएट करेंसी, जैसे 500 रुपए का नोट, उसकी वैल्यू 500 रुपए के डिजिटल करेंसी के बराबर है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है डिजिटल रुपी, डिजिटल डॉलर। बट प्राइवेट डिजिटल करेंसीज, इनको क्रिप्टोग्राफी की मदद से इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उनके वैल्यू को, उनके काउंटर फिटिंग को अवॉइड किया जाता है। अब प्राइवेट डिजिटल करेंसीज में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो उसका हिसाब किताब रखने के लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो प्राइवेट डिजिटल करेंसी या डिसेंट्रलाइज, मतलब इसको कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेट नहीं करती है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है। दे आर ब्लॉक चेन बेस्ड, इनके ऊपर कोई रेगुलेशन या लिमिटेशन है नहीं। इनके रिलीज से लेकर के ट्रांजैक्शन में बहुत सारी एनोनिमिटी होती है, किसने रिलीज किया, वो सब को लेकर के काफ़ी एनोनिमिटी है। हम इसको आगे और डिटेल में देखेंगे। वी विल मेक बिटकॉइन एज अ बेसिस टू स्टडी एंड नो मोर अबाउट प्राइवेट डिजिटल करेंसीज। प्राइवेट डिजिटल करेंसीज, पॉइंट इज हाउ दे एक्वायर वैल्यू, उनकी वैल्यू कैसे होगी। जैसे गवर्नमेंट डिजिटल करेंसीज की तो वैल्यू सीधा सीधा, जैसे भारत के केस में बात की जाए तो आरबीआई अनाउंस कर देगा कि 500 रुपए का डिजिटल करेंसी या ई रुपी का वैल्यू 500 रुपए के फिजिकल करेंसी के बराबर होगा। But the question is how digital currencies acquire value. There is no authority to provide it any value. So their value is decided on the basis of demand and supply. They are bought and sold on some uh, private digital currency exchange centers जैसे कि Binance and all, और वहाँ पे डिमांड सप्लाई के बेसिस पे इन प्राइवेट डिजिटल करेंसीज की वैल्यू तय होती है। तो बिटकॉइन को एग्जाम्पल बना करके ही समझते हैं इन डिजिटल करेंसीज के बारे में, बिकॉज बिटकॉइन इज द फर्स्ट सच क्रिप्टो करेंसी या प्राइवेट डिजिटल करेंसी। तो बिटकॉइन को एक इंसान या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कह सकते हैं आप, बिकॉज देयर इज नो क्लैरिटी कि एक इंसान है या ग्रुप ऑफ लोग हैं जिन्होंने मिल करके बिटकॉइन बनाया है। बट बिटकॉइन को रिलीज किया गया है बाय अ पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग सूडो नेम, नकली नाम है, रियल नाम उनका पता भी नहीं है। सूडो नेम इज सातोशी नाकामोटो। बिटकॉइन ये एक तरीके से डिजिटल करेंसीज हैं, प्राइवेट डिजिटल करेंसीज। इनको रिलीज किया गया साल 2008 में। दे हैव बीन क्रिएटेड थ्रू अ प्रोसेस जिसका नाम है डिजिटल माइनिंग। तो जैसे माइनिंग करके सोना निकाला जाता है, वैसे ही उसी तरीके से नाम पड़ गया डिजिटल माइनिंग। तो डिजिटल माइनिंग करके बिटकॉइन बनाया गया बाय इंडिविजुअल्स हैविंग सूडो नेम सातोसो नाकामाटी, सातोशी नाकामाटी, नाकामोटो। अब सातोशी नाकामोटो रिलीज्ड बिटकॉइन of free of cost. He did not charge, or they did not charge anything for releasing Bitcoin. उन्होंने बिटकॉइन बनाया और एक प्लेटफॉर्म पे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिलीज कर दिया। अब हो गया, कई सारे लोगों ने स्टार्टिंग में बिटकॉइन ले लिया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बिटकॉइन का डिमांड आ रहा है। जैसे 2008 में बिटकॉइन रिलीज हुआ, अब दुनिया में कुछ लोगों ने बिटकॉइन ले लिया। आप इस ऐप पे जाएं, ऐसा था उस टाइम में, तो नो वन हैड अवेयरनेस अबाउट दिस आल्सो, गो एंड टेक दिस मच ऑफ बिटकॉइन, अप्लाई एंड टेक दिस मच ऑफ बिटकॉइन। लोगों ने अलग अलग अमाउंट ऑफ बिटकॉइन लिया। सोचिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशियली इट वाज अवेलेबल फॉर दोज पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन सर्टेन अमाउंट ऑफ माइनिंग। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट करता था, आगे मैं सिखाऊंगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उस प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट करता था उसको कैश रिवार्ड के बेसिस पे थोड़ा सा बिटकॉइन मिल जाता था। तो उसको रिवार्ड के बेसिस पे बिटकॉइन मिल जाता था। धीरे धीरे कई सारे लोगों के पास बिटकॉइन आ गया। अब
पेमेंट पर्पस के लिए लोगों ने बिटकॉइन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। किसी ने पिज्जा डिलीवर किया, आपने कहा यार पैसा तो नहीं है, बिटकॉइन लोगे? उसने कहा ठीक है सर, दे दो बिटकॉइन। एंड दिस इज द रियल एग्जांपल कि वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन ट्रांजैक्शन फॉर or या यूज ऑफ बिटकॉइन टू बाई सम अदर गुड्स वाज यूज टू बाई अ पिज्जा। धीरे धीरे बिटकॉइन की डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपसे कोई सामान खरीदना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि ये जो मैं ट्रांजैक्शन करूं वो किसी भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को पता ना चले इसके बारे में कि मैंने आपको 1,000 रुपए दिए कि 10,000 रुपए दिए। अगर मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तब तो आरबीआई को पता चल जाएगा, दूसरे देश की जो भी, अगर अमेरिका में है तो वहां की सेंट्रल बैंक को पता चल जाएगा। तो whenever we do transaction in regulated currencies, then entire transaction is under surveillance of the centralized authority of that particular country. But there are some people who want underground transactions that should not be under surveillance of the centralized authorities. तो such entities, such organizations, mainly आप कह सकते हैं underground organizations जैसे कि smugglers, terrorists, आप कह सकते हो, उन्होंने इन तरीके की जो डिजिटल करेंसीज हैं, प्राइवेट डिजिटल करेंसीज, उनके लिए डिमांड क्रिएट किया। स्पेशली सबसे पहले बिटकॉइन का, कि एक काम करो, एक AK-47, में समझाने के लिए बता रहा हूँ, AK-47 खरीदा आपने, उसके बदले में मुझे 10 बिटकॉइन दे दो या 1,000 बिटकॉइन दे दो। आपने ड्रग्स खरीदा, ये बिटकॉइन दे दो। तो मोस्टली आप मान सकते हो कि इन द अर्ली फेज the demand of bitcoins and similar private digital currencies started mainly because of one benefit that is associated with these currencies, that they are not under surveillance by any centralized authority. धीरे धीरे कई सारे एक्सचेंज सेंटर्स खुल गए बिटकॉइन के, क्योंकि इनके डिमांड होने लगे तो फिर डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस बढ़ने लगा। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट प्राइस ऑफ बिटकॉइन वाज $1 इज इक्वल टू 1,390 बिटकॉइंस। सोचिए, वन ऑफ द अर्लीस्ट। अभी आप देखोगे रेट कैसे उल्टा हो जाएगा, कितना ज्यादा बढ़ गया बिटकॉइन का रेट। एक्सचेंज सेंटर्स आने लगे बिटकॉइन के, जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस एंड ऑल, जहां पे लोग बिटकॉइन खरीदने बेचने लगे। अभी एक चीज और समझ लेते हैं इन प्राइवेट डिजिटल करेंसी से रिलेटेड, कि इनमें जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, जैसे अभी मैंने SBI के अपने अकाउंट से आपके PNB के अकाउंट में अगर 10,000 रुपए ट्रांसफर किए, तो वो ट्रांजैक्शन नोट होगा बाय SBI ऑल्सो एज डेबिट, बाय PNB ऑल्सो एज क्रेडिट, और ओवरऑल दिस ट्रांजैक्शन या लेजर विल बी अंडर सर्विलेंस ऑफ RBI। बट जब प्राइवेट डिजिटल करेंसीज में ट्रांजैक्शन होता है, तो हाउ इट इज बीइंग रजिस्टर्ड? इट इज बीइंग रजिस्टर्ड थ्रू अ टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी पहली बार यही लेकर के आए सातोशी नकामोटो, फॉर रजिस्टरिंग ट्रांजैक्शन अंडर बिटकॉइन। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम है, हिसाब किताब रखने का एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। हर एक ट्रांजैक्शन इसके अंदर एक ब्लॉक की तरह है। मैंने खुद के अकाउंट से आपके अकाउंट में 100 बिटकॉइन ट्रांसफर किए, तो वो एक ट्रांजैक्शन है जो एक ब्लॉक की तरह है। वो एग्जिस्टिंग जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनके साथ जाकर के अटैच हो जाएगा। तो एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम है, एक लेखा जोखा हिसाब किताब का सिस्टम है डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से, जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक की तरह है। एवरी ट्रांजैक्शन इज ग्रुप्ड इनटू अ ब्लॉक, एंड व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज क्रिएटेड, a block is generated which gets connected to the existing transactions which are already there in the form of blocks। और इस तरीके से ब्लॉक चेन क्रिएट होता जा रहा है one transaction after another, and these blockchains cannot be altered by anybody, they are so much secured and encrypted, and that is how a decentralized तरीके से हिसाब मेंटेन होता जा रहा है। सोचिए कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैंने कुछ मैसेज किया, आपने कुछ मैसेज किया, फिर किसी ने और कुछ किया, और कोई उसको डिलीट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। अगर तो फिर एक ब्लॉक बनता जा रहा है कि नहीं बनता जा रहा, जिसमें सारे जो कम्युनिकेशंस है वहां स्टोर होते जा रहे हैं। तो वैसा ही आपको समझ लीजिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम है जिसकी मदद से पूरा का पूरा ट्रांजैक्शंस का आप कहिए हिसाब किताब रहता है। तो अर्लियर तो दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड
in order to do transactions for Bitcoin. It was released by Satoshi Nakamoto only. बाद में इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अलग अलग एरियाज में इस्तेमाल होना शुरू हो गया। फाइनेंस पर्पस में कंपनियां बिजनेस पर्पस से अपने ट्रांजैक्शंस को रजिस्टर करने के लिए या हिसाब किताब को मेंटेन करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, जिसको कोई ऑल्टर ना कर पाए। डेटा का रजिस्ट्रेशन जिसको नो वन कैन ऑल्टर लेटर ऑन, ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फायदा। तो आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन में नहीं, अलग अलग एरियाज में भी हो रहा है। बट मुद्दा ये है कि जो प्राइवेट डिजिटल करेंसीज हैं, दे हैव बिकम अ काइंड ऑफ पैरेलल सिस्टम फॉर द सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसीज। रुपया, डॉलर, इनके या सेंट्रलाइज्ड करेंसीज, इनका एक पैरेलल सिस्टम डेवलप हो गया और कई सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं सामान खरीदने बेचने के लिए, और सेंट्रलाइज्ड तरीके से इनका कोई हिसाब किताब है ही नहीं। तो दैट इज वाई गवर्नमेंट्स फेल टू कीप अ टैब ऑन दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। तो कई सारे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज भी चल रहे होंगे और इसका सरकारों को पता ही नहीं चल रहा है। अभी क्या है कि ड्रग कार्टेल को आपको पकड़ना है तो आप रुपए का ट्रेस कर लीजिए, पेमेंट को ट्रेस कर लीजिए कि कितना पेमेंट यहाँ से वहाँ गया, क्यों गया, उसको ट्रेस करके आप पता कर पाओगे। बट यहाँ क्रिप्टो करेंसीज में कितना ट्रांजेक्शन हुआ आपको पता ही नहीं चल पाएगा। सो दीज आर सर्टेन कंसर्न्स एसोसिएटेड विद क्रिप्टो करेंसीज। एक तो है वॉलेटिलिटी इन प्राइस। इसका प्राइस जो है वो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे तय होता है। तो अगर डिमांड बहुत बढ़ गया तो प्राइस बहुत ज़्यादा चला जाएगा, डिमांड घट गया तो प्राइस कम हो जाएगा। लैक ऑफ रेगुलेशन बाय एनी अथॉरिटी, रिस्क ऑफ साइबर थ्रेट्स। अब ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें साइबर अटैक्स तो हो ही सकता है। दे आर नॉट रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड बाय एनी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। एंड दीज प्राइवेट डिजिटल करेंसीज, इनके ऊपर सबसे बड़ा एलिगेशन यही है कि दे सपोर्ट अंडरग्राउंड एक्टिविटीज लाइक टेरर फाइनेंसिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग। दैट इज वाई गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर एप्रीहेंसिव ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। यही कारण है कि सरकारें फिर अपना अपना डिजिटल करेंसी लेकर के आई, जैसे ई रुपी, ई डॉलर। बट ई रुपी या ई डॉलर में बेसिकली वो बात है ही नहीं जो प्राइवेट डिजिटल करेंसीज में। मेनली दो कारणों से तो लोग प्राइवेट डिजिटल करेंसीज खरीदना चाहते हैं। एक तो इसका दाम बढ़ता रहता है, जो सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसीज में वो ऑप्शन नहीं है, उसका दाम तो फिक्स है। और दूसरा, जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज कर रहे हैं वो इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, वो फायदा भी नहीं है सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसीज में। तो सरकारें जो हैं वो अप्रीहेंसिव हैं इन डिजिटल करेंसीज को लेकर के, प्राइवेट डिजिटल करेंसीज को लेकर के। बट क्या किया जाए उसको लेकर के किसी देश ने अभी तक कोई बहुत कंक्रीट नियम नहीं बनाया। सीधा सीधा बैन भी नहीं कर सकते क्योंकि कई सारे नॉर्मल लोग, हमारे आपके जैसे लोगों ने भी इस तरीके के क्रिप्टो करेंसीज में, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रखा है। उनको कैसे आप बैन कर दोगे? तो ये सब प्रॉब्लम है। अगर बिटकॉइन की बात की जाए तो इलॉन मस्क का खासा इंटरेस्ट है बिटकॉइन के अंदर। उनकी कंपनी टेस्ला ने अनाउंस किया था लगभग 2 साल पहले कि दे विल इन्वेस्ट अबाउट $1.5 बिलियन इन बिटकॉइंस। प्लस टेस्ला हैड आल्सो अनाउंस्ड कि वो अपने कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स को बेचेंगे इफ द बायर इज विलिंग टू मेक पेमेंट इन बिटकॉइन। तो इस तरीके से बिटकॉइन को बड़ा जोरदार सपोर्ट मिला था इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के तरफ से। उसके बाद से बिटकॉइन का रेट बहुत ऊपर चला गया था, $51,000 तक चला गया था एकाएक से आफ्टर दिस अनाउंसमेंट। और आज के डेट में तो 1 बिटकॉइन हैज गॉन अप टू एज हाई एज $1,04,000। तो ये डिमांड सप्लाई के बेसिस पे बिटकॉइन का रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज में से बिटकॉइन सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट है। अभी न्यूज में क्यों आया? क्योंकि यूएस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्ट हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जो अगले साल से प्रेसिडेंट बनेंगे, उन्होंने कहा है कि ही इज थिंकिंग ऑफ मेंटेनिंग बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑफ द यूएस इन ऑर्डर टू डोमिनेट द ग्लोबल बिटकॉइन मार्केट। देखिए, सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में इलॉन मस्क ने काफी सपोर्ट किया है और इलॉन मस्क का खूब इंटरेस्ट है बिटकॉइन में। तो डोनाल्ड ट्रंप विल डू वन थिंग और द अनदर इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन बिटकॉइन। ठीक है, अब वो बात अलग है। यहाँ पे सीधा सीधा उन्होंने एलॉन मस्क का नाम नहीं लिया, बट उन्होंने कहा कि देखिए बिटकॉइन का तो डिमांड बढ़ता ही जा रहा है, रेट बढ़ता ही जा रहा है, तो क्यों ना बिटकॉइन का एक रिजर्व मेंटेन करे यूएस गवर्नमेंट, अपने पास मेंटेन करे उसका एक स्टॉक पाइल, ताकि हम डोमिनेट कर पाए ग्लोबल बिटकॉइन मार्केट को। अब अगर ऐसा यूएस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया तो बिटकॉइन का रेट और भी ज्यादा ऊपर चला जाएगा। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक रिजर्व? देखिए, कोई भी इंपॉर्टेंट कमोडिटी को जब कोई देश की सरकार रिजर्व या स्टॉक पाइल करके रखती है तो उसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करके रखता है सिंस 1973-74 ऑयल क्राइसिस। तो 1973 में एक मेजर ऑयल क्राइसिस आया था दुनिया भर में, मेनली बिकॉज ऑफ अरब इजराइल वॉर, फोर्थ अरब इजराइल वॉर। तो उसके बाद से अमेरिका पेट्रोलियम रिजर्व का, पेट्रोलियम सोर्सेज का एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व बना करके रखता है। कनाडा मैपल सिरप का बना करके रखता है। चाइना मेटल, ग्रेन्स या पॉर्क का एक रिजर्व बना करके रखता है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें बिटकॉइन का भी शायद से अमेरिका को एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व बना करके रखना चाहिए। एपीएससी ने इस साल जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था मार्च महीने में, उसमें यह प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा प्रश्न आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, इसको भी आप अटेम्प्ट करें। हार्डली 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। अटेम्प्ट इट 10 मिनट्स 12 मिनट्स में आप इस जवाब को लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बफेलो एंड बुलबुल फाइट्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। असम के अंदर माघ बिहू के दौरान दो बड़े एज ओल्ड ट्रेडिशनल गेम्स हैं जो बहुत पॉपुलर भी हैं। एक है बुफेलो फाइट, और ये मेनली होता है एट आहटगुरी रीजन इन नगांव इज द बिगेस्ट सेंटर। बाकी जगहों पे भी थोड़ा बहुत होता है। और दूसरा होता है बुलबुल फाइट, सॉन्ग बर्ड्स एट, और ये बुलबुल फाइट सबसे ज़्यादा फेमस है हायाग्रीव माधव मंदिर का, विच इज इन हाजो 30 किलोमीटर्स फ्रॉम गुवाहाटी। तो बुलबुल यानी कि सॉन्ग बर्ड्स को कैप्चर किया जाता है 2-3 वीक पहले, उनको भूखे रखा जाता है और फिर उनको लड़ाया जाता है खाने के लिए। इस तरह से बुलबुल फाइट बड़ा फेमस है, ट्रेडिशनल गेम में आता है और लोग काफ़ी इसको एंजॉय करते हैं ड्यूरिंग माघ बिहू। अब हुआ क्या कि इन बुलबुल फाइट और बुफेलो फाइट को लेकर के कई सारे पिटिशंस डाले गए, क्योंकि असम सरकार इस ओल्ड एज ट्रेडिशन को रिवाइव करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रिलीज किया था कि इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए बुलबुल फाइट और बुफेलो फाइट कराया जा सकता है, कंसीडरिंग दे आर पार्ट ऑफ ट्रेडिशंस ऑफ असम। तो असम सरकार ने एसओपी रिलीज किया। उस एसओपी के अगेंस्ट एक इंटरनेशनल एनजीओ है पेटा, पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, उसने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल दिया कि ये जो एसओपी है दैट परमिट्स एंड प्रमोट्स बुफेलो एंड बुलबुल फाइट, इट लीड्स टू क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो पेटा जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका बेस्ड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स एनिमल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। उसने पिटीशन डाला कि ये जो एसओपी है इट इज़ वायलेशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। ये कानून है जिसको बनाया गया भारत सरकार द्वारा। इसकी मदद से ही एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया है और इसकी मदद से एनिमल्स के अगेंस्ट क्रुएलिटी को प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है। तो पिटीशन फाइल किया गया था पेटा द्वारा। अब उस पर गुवाहाटी हाईकोर्ट का आदेश आया और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार के एसओपी को क्वैश कर दिया है, मतलब रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि पेटा के फेवर में फैसला सुनाया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट का तो वायलेशन है ही है, साथ ही साथ ये जो बुलबुल फाइट है इट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से जो रेड वेंटेड बुलबुल्स हैं दे आर अंडर शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। दैट मीन्स उनका कैप्चर करना और उनका फाइट कराना वुड बी इलीगल। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कर्च स्ट्रेट। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्लेसेज इन न्यूज में क्या पता आ सकता है प्रीलिम्स में। देख लीजिए हुआ क्या कि ये जो कर्च स्ट्रेट आप देख रहे हैं जो सी ऑफ ओजोव को कनेक्ट करता है ब्लैक सी से, यहाँ पे एक रशियन टैंकर जो है वो बर्स्ट कर गया बिकॉज ऑफ फास्ट मूविंग विंड्स, और जिस कारण से ऑयल स्पिल हो गया इस रीजन में। इसी कारण से स्ट्रेट ऑफ कर्च न्यूज में था। स्ट्रेट ऑफ कर्च देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ कर्च जो है सी ऑफ अजोव को कनेक्ट करता है ब्लैक सी से। थोड़ा और अगर देखा जाए तो ब्लैक सी आगे ओपन होता है इनटू सी ऑफ मरमरा, बट इनको कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है उसका नाम है बोसोपोरस स्ट्रेट। सी ऑफ मरमरा देन ओपन्स इनटू एजियन सी, और इनको कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है उसका नाम है दार्देनेलिस स्ट्रेट, एंड एजियन सी देन अगेन फर्दर ओपन्स इनटू मेडिटेरियन सी। तो यहाँ पे एजियन सी और आगे वो मेडिटेरियन सी में ओपन होता है। तो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ कर्च और स्ट्रेट ऑफ कर्च सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है। ये है क्रीमिया जिसको रशिया ने यूक्रेन से अक्वायर कर लिया था फोर्सफुली इन द ईयर 2014। ब्लैक सी अल्टीमेटली ओपन्स इनटू द सी ऑफ मरमरा थ्रू बोसोपोरस स्ट्रेट, और बोसोपोरस स्ट्रेट जो है
ये एशियन पार्ट ऑफ टर्की को यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की से सेग्रीगेट करता है। तो टर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में भी है, कुछ एशिया में भी है, इनफैक्ट मेजर हिस्सा एशिया में है। बोसोपोरस स्टेट सेपरेट्स द यूरोपियन टर्की फ्रॉम एशियन टर्की। तो मैपिंग पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। इसके बेसिस पे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देखिए, एलओसी एंड सीज फायर लाइन आर नॉट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स एंड दैट इज वाई स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, ऑल द रिमेनिंग 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। सैंटा आना विंड्स, पहला स्टेटमेंट गलत है। देखिए, ओशन से ये लैंड की तरफ नहीं जाता है, लैंड से ओशन की तरफ जाता है, दैट इज वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। डायरेक्शन यहाँ उल्टा किया हुआ है। उस्ताद जाकिर हुसैन जी से संबंधित पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उनको पद्म विभूषण भी मिला था साल 2023 में। दूसरा स्टेटमेंट सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।